मिडिल ईस्ट फिर से वॉर जोन में बदल चुका है। खाड़ी देशों में फिर से वही दहशत है जो पहले सीजफायर से पहले जब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा था तब थी। ईरान और यूएस के बीच में एक सीजफायर हुआ था जो कि 17 जून को हुआ था। 20 दिन भी वो सीजफायर नहीं चला। 7 जुलाई को ईरान ने सीजफायर तोड़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कुछ शिप्स पर अटैक किया। उसके बाद अमेरिका ने वापस अटैक कर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया कि सीजफायर अब खत्म हो चुका है, एमओयू जैसी कोई चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती। इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे, इस्लामाबाद पहला राउंड हुआ था, दूसरा राउंड स्वीडन में हुआ था, जिसमें आपने शहबाज शरीफ की वो शक्ल आपको याद होगी। जब ईरान का डेलीगेशन जब वो छोड़ के गए थे उस टॉक्स को, तो शहबाज शरीफ हक्का बक्का रह गए थे, सक पका गए थे कि अचानक से क्या हो गया है, सारी टॉक्स जो हम कर रहे थे वो खत्म होती है। अब उन टॉक्स का कोई वजूद नहीं रहा है, क्योंकि ये वॉर अब वर्ल्ड वॉर 3 विश्व युद्ध तृतीय की तरफ ये बढ़ चुका है। अब अगर बात करें कि खाड़ी देशों को क्या दिक्कत हुई है, खाड़ी देश अभी एक वॉर जोन में फंस चुके हैं। जी हाँ, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज हैं और वाटर रिफाइन करने की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, वहाँ पर जिस जगह से दुनिया का 30% क्रूड ऑयल तेल जो है वो जाता है, वो जगह फिर से वॉर जोन में बदल चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हवा में हैं, ड्रोन्स हवा में हैं, फाइटर जेट उड़ रहे हैं, थार्ड सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ये जो वक्त है, ये बहुत नाजुक वक्त इस वॉर का आ चुका है। अमेरिका फिर से इस वॉर में फुल एनर्जी के साथ कूद पड़ा है और ईरान ने ठान लिया है कि अयतुल्ला अली खमेनी का रिवेंज, बदला वो लेके रहेंगे। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये एस्केलेशन कैसे हुआ, इस पे सारी चर्चा हम आपको बताएंगे आज करके। देखिए, कल ईरान ने अटैक किया खाड़ी देशों पर। मैं आपको बता देता हूँ कौन से देश पर अटैक किया: बहरीन पर, कुवैत पर, कतर पर और ओमान पर। और ये आमतौर पे जो अटैक किए जाते हैं वो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्टाइल्स कहीं दूर जाकर गिरेंगे और जहाँ पर रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर नहीं गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने फुल फ्लेजेड ये अटैक किया है और जहाँ तक बात है रेजिडेंट इलाके और यूएस के बेस पर, बिल्कुल वहीं पर अटैक किया गया है। ईरान ने, ऐसा लग रहा है कि जो ये एमओयू साइन हो रहा है और ये जितना भी समय ईरान को मिला, कुछ समय पहले जब फ्यूनरल हुई, जब जनाजा निकला अयतुल्ला अली खमेनी का, उस समय ईरान ने अपने हौसले मजबूत कर और अपने जो मिसाइल्स की जो क्वांटिटी ख़त्म हो गई थी उनको वापस से फिल कर लिया है और फिर से अब अटैक करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जा रहा है। अगर अब बात करें मिडिल ईस्ट नेशंस के, सबसे बड़े आपको पता है खाड़ी देश हैं सऊदी अरेबिया और यूएई। दोनों ही देश इस वक्त डर के मारे, दहशत के मारे कुछ नहीं कह पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप देखेंगे तो मिसाइल्स पहले भी, जब पहली बार जब अटैक्स हुए थे, तो मैं आपको बताऊं, जो बड़े यूएस के बेसिस हैं, जैसे कि अल दफरा जो बेस है वो यूएस का बेस है, उसके अबू धाबी में। उसके अलावा फ्रेंच नेवल बेस है, कैंप डे ला पेक्स, वो अबू धाबी में बेस्ड है और इन पर अटैक किए गए थे। सऊदी अरेबिया के जो बेस हैं, जहां से रेडार सिस्टम्स और जो यूएस की फोर्स के सबसे बड़े एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहां पे रखे हुए हैं, उन पर अटैक हुए थे। पिछली बार ये सारे अटैक हुए थे। इतनी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जब दुबई के ऊपर से मिसाइल्स और ड्रोन्स गए थे, जब बुर्ज अल अरब जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने से ड्रोन्स गुजरे थे। और उसके बाद शांति का एक बहुत लंबा समय आया था जब ईरान ने अटैक करने बंद कर दिए थे मिडिल ईस्ट नेशंस पे। लेकिन अब फिर से वही सिचुएशन आ गई है, क्योंकि सीज फायर अब खत्म हो चुका है। तो अब ईरान फुल फ्लेजेड मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है। लेकिन अभी भी सऊदी अरब और यूएई पर अटैक नहीं किए गए हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है। अगर यूएस उनकी बातों को मानता है तो ये अटैक रुक सकते हैं, लेकिन अगर यूएस नहीं मानता तो यूएई और सऊदी अरेबिया पर जो अटैक होंगे वो इस बार और भी ज़्यादा घातक हो सकते हैं। यूएस के बेसिस पर और या फिर किसी भी यूएई के बड़े बड़े, दुबई के बड़े बड़े होटल्स पर, कहीं पर भी अटैक हो सकते हैं। आपने पहले देखा होगा कि जब अटैक हुए थे तो मिसाइल्स की बहुत सारी वीडियोज़ आई थी, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सारा मीडिया कंटेंट है ये छिपाया जा रहा है। जितने भी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ऊपर से उड़ रहे हैं यूएई के, सऊदी अरेबिया के और अलग अलग खाड़ी देशों के, कहीं पर भी आप कोई मिसाइल स्ट्राइक की वीडियो नहीं देखेंगे। मिसाइल उड़ने की ईरान ने ज़रूर डाली है, लेकिन मिसाइल गिरने की वीडियो आप कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि
पूरा उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। वहाँ का जितना भी कंटेंट बाहर जा रहा है, न्यूज़ मीडिया के पास भी जा रहा है, तो उस कंटेंट पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये वॉर अभी किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और क्या क्या कहानी हो सकती है अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरह बनता है, या फिर मिडल ईस्ट वॉर भी इसको अगर कहें तो ये फिर से बनता है। तो इसके बाद जो तेल की कीमतें हैं, जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है अलग अलग देशों की, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए 28 फरवरी को हम सभी को बताया कि वॉर शुरू हुआ था जब यूएस और इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करे थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से वो एयर स्ट्राइक्स की गई थी और ईरान में अयतुल्ला अली ख़ोमेनी के घर पर मिसाइल्स दागे गए थे और उन अयतुल्ला अली ख़ोमेनी मारे गए थे। उनकी पोती, उनके घर में और भी मेंबर्स थे, उन सब पर अटैक हुए और वो सब मारे गए। मुश्तबा ख़ोमेनी जो थे, जो बेटे हैं अयतुल्ला अली ख़ोमेनी के, उनको चोट लगी थी। उनको ऐसा बोला गया कि ही इज़ डिसफिगर्ड, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि हो सकता है कि उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हों। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान की जो रजीम है IRGC का ये कहना है कि मुश्तबा ख़ोमेनी उनके अगले सुप्रीम लीडर बने। सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी कहीं ना कहीं वो नज़र तो नहीं आया आज तक भी, लेकिन वो एक्शंस लेते रहे। सारे जितने भी डिसीजंस लेने थे उन्हीं की तरफ से आए और IRGC आज तक भी जो अटैक कर रही है ये मुश्तबा ख़ोमेनी के कहने पर ही कर रही है। अगर अब बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की, ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार लग गया है इस वॉर के बाद। पूरी दुनिया का 20 से 25% जो क्रूड ऑयल है वो इस ही रूट से जाता है और इस रूट को अगर ब्लॉक कर दिया तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो ऑयल के प्राइसेस हैं, पेट्रोल के, डीजल के जो प्राइसेस हैं, LPG के जो प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि हमने पहले जब ये वॉर शुरू हुआ था तब हमने देखा था कि LPG के क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुए थे। हमारे देश में भी LPG के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन इस बार क्या ये फुल ब्लोन वॉर होगा या फिर इस वॉर को पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद इस्लामाबाद जैसे टॉक्स हुए थे पाकिस्तान में, पहला राउंड हुआ था और कुछ बात बनी नहीं। ईरान के डेलीगेट्स आए थे, अमेरिका से डेलीगेट्स आए थे, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। बहुत लंबा अरसा लगा जब ये वॉर चल ही रहा था। जब इस्लामाबाद टॉक 2 जो कि स्वीडन में हुआ, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई, एक MOU जारी किया गया 14 पॉइंट का, जिसमें कि बोला गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को फ्री रखा जाएगा, इंटरनेशनल वाटर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और अमेरिका और ईरान जो हैं अब इस वॉर को त्वरित रूप से रोक देंगे और जितने भी मिसाइल स्ट्राइक्स, जितना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और अमेरिका ईरान को रीबिल्ड करने में भी मदद करेगा। ऐसी भी बातें की गई थी। लेकिन अब ये वॉर दोबारा शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस बार और ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्लियरली बोला कि मुझे किल लिस्ट में नंबर 1 पर रखा हुआ है, यानी कि ईरान ने अभी रिसेंटली एक पूरी लिस्ट बनाई है कि रिवेंज के लिए, बदले के लिए अली ख़ोमेनी की डेथ के बाद वो किस किस के साथ क्या क्या करना चाहते हैं। सबसे ऊपर जो इजराइल ने ये लिस्ट बताई है कि कहीं ना कहीं लीक हुई है और मोसाद ने ये लिस्ट अमेरिका तक पहुंचाई कि टॉप पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। नेटो की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी कि मैं किल लिस्ट में नंबर 1 पे हूँ और कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप नज़र आए। उन्होंने बोला कि मैं चाहे वो लोग मुझे मार दे, चाहे कुछ कर दे, मैंने एक पूरा प्लान बना रखा है। वो जैसे ही अगर मुझे कुछ भी होता है, खरोच भी आती है, तो वो पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा और कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान पर इतने ज़्यादा बम गिराएगा जो उन्होंने आज तक नहीं सोचे होंगे, नहीं देखे होंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ एक बहुत बड़ी नब्ज़ बन चुकी है पूरी दुनिया की और ईरान ने इस पर काबू करने की सबसे बड़ी डिमांड रखती है। जी हाँ, जैसे ही ये सीज़ फायर ख़त्म हुआ, ईरान ने जितनी भी शिप्स जो जा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे, उनमें अटैक करना शुरू कर दिया, उनको रोकना शुरू कर दिया और ये क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और US ने भी क्लियरली उसके बाद बोल दिया कि जुलाई 7 को डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ये सीज़ फायर अब ख़त्म हो चुका है, MOU डजंट एग्जिस्ट। और अब क्या होने वाला है, परिस्थितियाँ कैसे होने वाली है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक बहुत ज़्यादा रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश का। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं शॉक वेव्स जाएंगे जब तेल रुक जाएगा और तेल की जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसा बोला जा रहा है कि 150 से $200 प्रति बैरल इन तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत हो सकती है, जिससे कि
दुनिया के हर देश पर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं उनका असर पड़े। और आपको पता है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और हर चीज़ जो आपके घर में आती है, हर चीज़ महंगी होती है, उस पर असर पड़ता है। तो ये तो होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर डिप्लोमेटिक कोई तरीका इसमें निकला था, वो इस्लामाबाद टॉक से निकला था, अब वो ख़त्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब कोई और देश आगे आने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि कोई तीसरा देश यहाँ बीच में आने की कोशिश नहीं कर सकता। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कोशिश करी कि इस वॉर को, इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश की जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की सिचुएशंस ऐसी हैं कि पहले MOU साइन होता है और फिर सीज़ फायर भी मान लिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अटैक हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान जो है वो किसी की सुन नहीं रहा है और वो सही लोग नहीं है। मैं असल भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि प्रेसिडेंट होने के बावजूद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आम तौर पर नहीं बोले जा सकते, बहुत ही अच्छे शब्द नहीं बोलते वो। लेकिन फिर भी उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान के लीडर्स बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बीच में कोई थर्ड पार्टी आने की सोच भी नहीं रहा, क्योंकि अगर वो आएगा तो कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान की खिल्ली उड़ी है इस वक्त, उनकी भी हो सकता है कि भरोसा टूटने की वजह से खिल्ली उड़ सकती है। अब देखिए कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का भी एक वॉर चल रहा है और आए दिन वहाँ पर भी स्कर्मिशेस होते रहते हैं। कभी रशिया यूक्रेन पे मारता है, कभी यूक्रेन जो है उसने भी रिसेंटली रशिया में, मॉस्को में बड़े अटैक्स किए हैं। मॉस्को के एयरबेस को भी उड़ाने की कोशिश की गई, वहाँ पे रिफाइनरीज पे अटैक किया गया रशिया की। वहीं रशिया ने भी यूक्रेन में बड़े अटैक्स किए हैं। ड्रोन की पूरी एक फैक्ट्री थी जिसको उड़ा दिया गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस वॉर में भी चल रही हैं। अब इस वॉर में जहाँ पर US दुनिया की सुपर पावर इन्वॉल्व है, वहाँ पर इतने बड़े सिचुएशंस के मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ पर US के एयर बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उन पर अटैक हो रहा है डायरेक्टली, तो US का रिएक्शन क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन अब आप ये सोच लीजिए कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में जितना भी बिजनेस था, रियल एस्टेट का कहें, चाहे वहाँ पर जो भी टूरिज़्म कहें, अभी इस वक्त उन सब पर असर पड़ रहा है। क्योंकि पिछली बार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरा था, हम सब ने वीडियोज़ देखी थी। दुबई की बड़े बड़े बिल्डिंग्स, होटल्स पे मिसाइल गिरे थे। इस बार अगर रेड लाइन क्रॉस होती है तो ईरान ने बोला है कि पिछली बार से भी ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या होगा। हालांकि अमेरिका के दिए हुए पैट्रियट्स और थार्ड ये एयर डिफेंस सिस्टम है और ये लगे हुए हैं सऊदी अरेबिया और UAE के बॉर्डर्स पर। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आता है तो सबसे पहले उन्हें पैट्रियट और थार्ड को क्रॉस करना पड़ता है और वही क्रॉस करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट आपको पता है इजराइल के आयरन डोम, दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को भी ईरान ने बीट कर दिया था। और ईरान की जो मिसाइल सिस्टम्स है, ईरान की जो ड्रोन्स हैं, ईरान की जो एयरफोर्स है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नेवी को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था पिछली बार। लेकिन ईरान का कहना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा असला बचा है हमारे पास। तो ये सारा असला अगर ईरान तैयार है फुल ब्लोन अटैक करने के लिए, तो सबसे पहला अटैक कहाँ होगा? मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पर। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज सबसे ज़्यादा डरी हुई हैं, दहशत में है इस बार। वैसे पिछली बार बताऊँ आपको, सऊदी अरेबिया पे 38 मिसाइल दागे गए थे और 435 ड्रोन, शाहिद ड्रोन्स आपने सुना होगा, ईरान के सबसे सस्ते ड्रोन लेकिन सबसे ज़्यादा घातक असर करने वाले ड्रोन, ये दागे गए थे। इस बार कोशिश तो यही रहेगी पूरी दुनिया की कि विश्व शांति के लिए ईरान को कहीं ना कहीं रिवेंज मोड से बाहर लाकर, अमेरिका को कहीं ना कहीं एग्रेसिव मोड से बाहर लाकर एक टेबल पर बैठाकर बात की जाए, क्योंकि बात इस वक्त पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस की है। और कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक होता है तो क्या ये वो और न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है? वो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं, क्योंकि 2 बार MOU साइन हो चुका है, सीज फायर हो चुका है और दोनों बार MOU तोड़ा गया। तो इस वॉर में और क्या होने वाला है, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, अमेरिका इजराइल आगे क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्या टर्की भी इन्वॉल्व है? बड़ा देश है ना, इस्लामिक देश। टर्की जो है वो नेटो का पार्ट है। हाल ही में नेटो का एक इवेंट लॉन्च उन्होंने किया था, होस्ट किया था। और इस वक्त सबसे एडवांस मिलिट्री इस्लामिक कंट्रीज में सिर्फ टर्की के पास है। तो क्या वो भी इन्वॉल्व होगा? जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया TV।